हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET पीजी सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे और स्पेशली पार्ट बी जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस होता है एमए सोशियोलॉजी का, उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जो एमए सोशियोलॉजी होता है सीयूईटी के अंदर, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पार्ट ए पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जनरल सेक्शन होता है। और दूसरा हो जाता है बी पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं और ये 75 क्वेश्चन जो है आपके सोशियोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। पार्ट ए जनरल सेक्शन होता है, उसके लिए हम लोगों ने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक पार्ट ए का सिलेबस नहीं देखा है, तो आप प्लीज जाके उसको देखिए। सबसे पहला जो सेक्शन होता है सोशियोलॉजी में, वो हो जाता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। एक चीज मैं आप लोगों को पहले से ही बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन प्रीवियस पेपर्स को नहीं देखते हैं। सोशियोलॉजी का जो सीयूईटी एग्जाम है 2022 ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ था, तो आपको 2022 का क्वेश्चन भी देखना चाहिए और 2023 का क्वेश्चन भी देखना चाहिए। 23 का जो है दो डिफरेंट डेट को हुआ था, एक 10th ऑफ जून को हुआ था और एक 30th ऑफ जून को हुआ था। तो दोनों के क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा सा वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन होता है। तो वो दोनों क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल जाएगा कि सोशियोलॉजी में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो वीडियो एनालिसिस, तो आप बोल सकते हैं क्वेश्चन एनालिसिस, उस सेपरेट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। क्वेश्चन के टॉपिक वाइज वेटेज के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में देख लेते हैं कि ओवरऑल जो सिलेबस है वो क्या है। पहला जो टॉपिक आता है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। और बेसिक कॉन्सेप्ट को चार डिफरेंट यूनिट में डिवाइड किया गया: यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 हो जाता है डेफिनेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर स्ट्रीम्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आपका एंथ्रोपोलॉजी, इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। दूसरा अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाता है सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन सब के थ्योरीज के बारे में भी देखना जरूरी है। कम्युनिटी, एसोसिएशन, नॉर्म्स, तो क्या डिफरेंस हो जाता है कम्युनिटी एंड एसोसिएशन में, वो देखना जरूरी है। नॉर्म्स एंड वैल्यूज में क्या अंतर हो जाता है, क्या क्या थ्योरी होती है सोशल स्ट्रक्चर को लेके, ये समझना जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट आ जाता है आपका स्टेटस एंड रोल। टाइप ऑफ स्टेटस एंड रोल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। स्टेटस और रोल में क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए क्या थ्योरीज है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटस, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फोर्थ टॉपिक है, यूनिट है आपका सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का क्या मीनिंग हो जाता है, टाइप ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या होती है, प्रोसेसेस एंड एजेंसीज। प्रोसेस तरीका, एजेंसीज मतलब कि कौन कौन से इनके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो सोशलाइजेशन में हेल्प करती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे थ्योरीज ऑफ सेल्फ हो जाता है। इसमें आपका एक मिरर ग्लास थ्योरी आ जाती है, तो वो सारी थ्योरी को आपको देख लेना है। कल्चर एंड कल्चरल लैग, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस कल्चरल लैग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जरूरी हो जाती है। सेकंड जो आपका मेन टॉपिक हो जाता है वो सोशल प्रोसेसेस एंड प्रॉब्लम्स। तो सोशल प्रोसेसेस एंड प्रॉब्लम में फिर से इसमें चार सब यूनिट है। पहला है सोशल प्रोसेसेस, जिसमें कोऑपरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है, एसिमिलेशन का मीनिंग क्या होता है। और इस इनके डेफिनेशन जो है अलग अलग सोशोलॉजिस्ट के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसको समझना जरूरी हो जाती है। क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर्स को देखिएगा तो वो डेफिनेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटस को मैक्स वेबर ने कैसे डिफाइन किया है, ठीक है, या फिर स्टेटस को रैटली ब्राउन ने कैसे डिफाइन किया, तो उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सोशल ग्रुप। डेफिनेशन, कैरेक्टर्स, टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप क्या है, रेफरेंस एंड पीयर ग्रुप,
पीयर ग्रुप हम किसको बोलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप किसको बोलते हैं, किनके द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया है, उस ग्रुप को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड यूनिट आ जाती है आपकी सोशल इंस्टीट्यूशन। तो एक इंस्टीट्यूशन आपका मैरिज है, एक इंस्टीट्यूशन आपकी फैमिली है, एक इंस्टीट्यूशन आपकी किनशिप है। तो फैमिली और किनशिप में क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसी के रिलेशन में एजुकेशनल, रिलीजन, इकोनॉमी, मीनिंग एंड फंक्शंस, तो ये चीज आपको देखना है। फॉर एग्जांपल जब हम मैरिज की बात करते हैं तो इकोनॉमिक इंटर रिलेशनशिप क्या हो जाती है। फोर्थ टॉपिक हो जाता है सोशल कंट्रोल, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड एजेंसीज। अब देखिए जब भी हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशन का फंक्शन होता है, कैरेक्टर होता है, एक इंस्टीट्यूशन के कुछ रोल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, तो वो सारे को देखना जरूरी हो जाती है। सोशल कंट्रोल में आपके सोशल डेविएंसेस, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म, फैक्टर्स, ये चीज हो जाती है। थर्ड जो टॉपिक हो जाता है सोसाइटी कल्चर एंड सोशल चेंज। अब सोसाइटी कल्चर एंड सोशल चेंज की बात करते हैं तो इसमें आप देखिएगा जो है आपके फोर टॉपिक को बताया गया है। तो सोसाइटीज की जब हम बात करते हैं तो टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटीज, ट्राइबल है, रूरल है, अर्बन है, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल। जैसे एक ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, मॉडर्न सोसाइटी होती है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी होती है, तो सारे सोसाइटीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझना जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जब कल्चर के बारे में, तो कल्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कल्चर का क्या रोल रहा है, कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, और इसी में फिर आपके कल्चरल लैग्स भी आ जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस, सोशलाइजेशन। ये सब टॉपिक ऐसा है जो आपके प्रीवियस टॉपिक से भी रिलेटेड मिलेगा। फिर आ जाता है प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज। जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं तो कुछ थ्योरिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने सोसाइटी को एक स्टैग्नेंट सोसाइटी के रूप में बताया है, और कुछ थ्योरिस्ट ऐसे हैं, सोशियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि सोसाइटी इवॉल्व होती है। जब हम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो वो इवोल्यूशन हुई है। तो वो इवोल्यूशन के बारे में उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कैरेक्टर्स क्या है, हाउ इज दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन, एंड व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन इन द चेंजेज ऑफ, और बोल सकते हैं सोशल चेंज का पे क्या इम्पैक्ट रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, सेकुलराइजेशन का, हाउ डू वी डिफाइन दिस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, टाइप्स, थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी एंड इट्स टाइप। तो इसमें आप जो है थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एक हो जाती है, और सोशल मोबिलिटी एंड इट्स टाइप, तो इसमें भी आपको अलग अलग थ्योरिस्ट मिलेंगे, सोशोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो सोशल चेंज को, सोशल मोबिलिटी को इन्होंने डिफाइन किया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में अगेन चार आपके सब टॉपिक है। एक जो हो जाता है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, प्लूरिस्टिक सोसाइटी। देखिए जब भी हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट इंडिया के अलग अलग जो कल्चरल ग्रुप्स हैं उस पे काम किया, कुछ लोगों ने ट्राइबल्स पे काम किया है। तो आपको वो देखना ज़रूरी है कि कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने कौन से एरिया में काम किया, कौन से ट्राइबल ग्रुप के या कम्युनिटी के साथ काम किया, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। कौन-कौन सी बुक लिखी गई है, उस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर आ जाती है कास्ट, सेकंड सब टॉपिक हो जाता है कास्ट। तो थ्योरीज ऑफ कास्ट सिस्टम एंड इट्स चेंजिंग डायमेंशन इन इंडिया। जब हम चेंजिंग डायमेंशन इन इंडिया की बात करते हैं तो चेंजिंग डायमेंशन में हमें जो है इसका इवोल्यूशन भी देखना होता है और इम्पैक्ट भी देखना होता है। फिर डोमिनेंट कास्ट, इसी में फिर हम ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बात करेंगे। थर्ड सब टॉपिक हो जाता है प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। तो सोशल चेंज हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो यहाँ पे जो सोशल चेंज हुआ है, क्या क्या फैक्टर था जो सोशल चेंज को आप ये बोलते हैं कि चेंज करने में इम्पैक्ट किया है, और व्हाट हैज बीन द आउटकम ऑफ सोशल चेंज। फॉर एग्जाम्पल हम संस्कृताइजेशन की बात करते हैं तो किसके द्वारा यह थ्योरी दी गई थी, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन सब का क्या इम्पैक्ट रहा है, यूनिवर्सलाइजेशन, इन सब का क्या इम्पैक्ट रहा है ऑन सोशल चेंज एज ए फैक्टर। इसमें दो चीजें देखनी होती है कि ये फैक्टर भी है और आउटकम भी है, तो दोनों रूप में आपको देखनी पड़ती है।
फोर्थ हो जाता है सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब इसी में जब हम सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो कास्ट प्रॉब्लम भी एक, जो इंडिया में एक डोमिनेंट फैक्टर है, उसको भी देख लेना होता है। प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, प्रॉब्लम है दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, अफर्मेटिव एक्शन, इन टर्म्स ऑफ जो आप बोल सकते हैं विद इन कम्युनिटी या आउटसाइड कम्युनिटी। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो व्हाट हैज बीन द एक्शन इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन की बात करते हैं तो एक आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इस तरीके से कौन-कौन से एक्ट्स लाए गए हैं टू एड्रेस ऑल दीज़ प्रॉब्लम्स, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पास्ट पेपर को देखिएगा तो उसमें बहुत सारे मैच द फॉलोइंग के रूप में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ पे आपको 4 डिफरेंट एक्ट्स दे दिए गए हैं और 4 डिफरेंट ईयर्स की कौन-सा एक्ट कौन से ईयर में ये पास किया गया था, या उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आ जाता है आपका सोशल रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। सोशल रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का जो पहला सब टॉपिक हो जाता है कि नेचर एंड पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या होता है, और इसमें व्हाट हैज बीन द चेंजेस, क्योंकि पहले की अगर हम लोग बात करते तो एम्पिरिकल नहीं होता था। जब स्टडी की हम बात करते तो एम्पिरिकल स्टडी नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर वो एम्पिरिकल स्टडी आ गया, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी इन द सोशल रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑब्जेक्टिविटी इज इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, वेरी स्पेसिफिक। लेकिन जब सब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं, जहाँ पे जहाँ पे हम बोलते हैं कि डेफिनेशन के एक पर्सपेक्टिव हो जाती है, सो वो समझना ज़रूरी है। फिर आ जाता है आपका रिसर्च मेथड, जो सैंपलिंग सर्वे, सैंपलिंग मेथड्स, हम किस टाइप के डेटा कलेक्शन के लिए किस टाइप का सैंपलिंग होना चाहिए, ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम पेजी की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि इन सारे टॉपिक के लिए जो टेस्ट सीरीज़ बनाया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, सारा इसी ढंग से प्रोवाइड किया जाए कि आपका 100% प्रिपरेशन हो सके। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जो टाइप्स ऑफ डेटा हो जाता है, सर्वे, इंटरव्यू, जब कब हम इंटरव्यू बेस करते हैं, क्वेश्चनायर का प्रिपरेशन कैसा होता है, शेड्यूल क्या होना चाहिए, केस स्टडी किस केस में हम करते हैं, तो वो क्लियर होना चाहिए कि इंटरव्यू कब कंडक्ट किया जाए, क्वेश्चनायर का क्या होना चाहिए, केस स्टडी किस टाइप ऑफ डेटा या किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम लोग को केस स्टडी की जरूरत पड़ती है। फिर फाइनली जो फोर्थ यूनिट है आपका, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड यूज ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च। टेबुलेशन ऑफ डाटा, मीन, मीडियन, मोड, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सारा जो है आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन सोशल रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन अगर हम लोग ओवरऑल देखें, पास्ट पेपर्स को अगर एनालाइज करके बताएं, तो इसमें हाइपोथेसिस को लेकर, सैंपलिंग सर्वे को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अब सोशल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम, क्यों सोशल प्रॉब्लम को स्टडी करने की जरूरत है, एनोमी, सुसाइड, इनका डेफिनेशन क्या होता है, जब अभी हम सोशल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, लेबलिंग, तो ये सारे, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग सोशोलॉजिस्ट हैं, तो उन सारे सोशोलॉजिस्ट के द्वारा जो पर्सपेक्टिव दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है, बुक्स लिखी गई है, वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्ट्रक्चरल इश्यूज, इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, फीमेल फेटिसाइड, डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाइवोर्स, प्रॉब्लम्स ऑफ, तो इसमें ना एक ये भी चीज देखा गया है कि सेंसस रिलेटेड, जो अगर मान लीजिए चाइल्ड मैरिज को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी सेक्स गैप को या जेंडर गैप को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपके 2011 का जो सेंसस था ऑल ओवर इंडिया, उसको भी देखना जरूरी हो जाती है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्राइम, जुवेनाइल, तो इसमें कुछ कुछ डेटा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलीज की जाती है, उसको भी आपको देख लेना चाहिए। सो ये आपका ओवरऑल, अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस हो जाता है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो आपको देखना होता है कि आप इन सभी टॉपिक के को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं,
और अगर हम बात करें 3 पेपर हमारे पास अवेलेबल है, 2022 का 1 पेपर, 2023 का 2 पेपर, तो 3 पेपर को एनालाइज़ करके आपको पता चल जाएगा कि किस-किस टॉपिक का वेटेज कितना है और फिर आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ी-सी मदद मिल जाती है। और एग्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब रफली अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास 4 मंथ का समय है, क्योंकि मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और कम से कम ये तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठ रहे हैं, तो आपका प्रिपरेशन जो है जैन एंड तक हो जाना चाहिए। जो आपका प्रिपरेशन का समय है, जैन एंड तक हो जाएगा, सो दैट कि आपके पास फेब प्लस सम डेज ऑफ मार्च जो अवेलेबल है, इसमें जो है आप क्वेश्चन बैंक लगा सकिए, टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर्स, यूजीसी नेट पेपर्स को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट पेपर्स को किस तरीके से यूज किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं कि यूजीसी नेट पेपर्स को जब भी हम सॉल्व करने के लिए बैठ रहे हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है ये पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट के लिए होता है। तो उसको अंडर ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और एग्ज़ाम तेजी की तरफ से सभी चीज़ें की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। जब भी हम प्रीवियस पेपर्स की बात करते हैं तो सिर्फ सीयूईटी का नहीं, जेएनयू, बीएचयू, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एचसीयू सबके पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो क्लासेस या स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज कुछ भी आप अगर आपको चाहिए तो आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 8448878849। इसी नंबर पे आपको कॉल या मैसेज करना है और जो भी आपकी क्वेरी है प्रिपरेशन रिलेटेड, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, आपको ये कि कौन से कॉलेज को सिलेक्शन करना चाहिए, तो सभी चीज़ की जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो की कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।